नमस्कार दोस्तों, मैं मेमरूर नफीस खान आज आपके लिए लेकर आए हैं संयुक्त वर्ण। जैसा कि हमने पिछली वीडियो तक हमने ऊष्म वर्ण तक पढ़ा दिया था। अब संयुक्त वर्ण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं। संयुक्त वर्ण संधि विच्छेद से भी क्लियर है कि सम प्लस युक्त दो वर्णों से बना है। सम प्लस युक्त अर्थात परिभाषा तो पुस्तकों ने लिख रखी है दो वर्णों का मेल। क्या कहा है? दो वर्णों का मेल संयुक्त वर्ण कहा है। अब सीधी सी बात समझो दोस्तों, दो वर्णों का मेल क और श, ये दो वर्ण हैं। और वैसे देखा जाए तो ये जो आधे होते हैं इन्हें हम अक्षर कहते हैं। तो अक्षर और वर्ण का मेल होगा तथा जब नया स्वरूप बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। किंतु हमें इतनी कोई जांच पड़ताल नहीं करनी है, हमें कंपटीशन पास करना है। तो परिभाषा कहती है दो वर्णों का मेल संयुक्त वर्ण कहलाता है। आधा क और श मिलाकर क्या बना है? क्षय। क्षय बोलते हैं इसको, क और स क्षय। ऐसे ही आधा तय और र, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि धन से पहले हर बार जो वर्ण आ रहे हैं वो आधे हैं, यानी स्वर रहित हैं। तो दो वर्णों का मेल संयुक्त वर्ण कहलाता है। क्षय किससे बना है? आधा क और स, जिनसे बने क और स से बना क्षय। इसी प्रकार आधा तय और र बराबर त्रय। आधा जय और ञ, ये है च का पांचवा, च छ ज ज ञ, इसको मिलाकर जय बना। वैसे होना तो चाहिए जय, लेकिन आजकल हम इसका उच्चारण चेंज कर दिया, हमने क्या बोल दिया? गे। आधा श और र मिलाकर बना है श्रय। तो ये है इनके वर्ण। बात करते हैं इनके उच्चारण स्थल की दोस्तों। तो क कहां से बोला जाता है? काकल कंठ से। और श षटकोण ये बोला जाता है मूर्धा से। श मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो क और श दोनों को मिला देते हैं तो वो बनता है कंठ मूर्धा। फिर तय बोलेंगे, देखिए तय जीव दांत की रही है तय, फिर रे तय और रे मिलकर बनता है क्या? त्रय। तो ये हो गया मेरे दोस्तों दंत मूर्धा। ये हो गया दंत मूर्धा। इसकी अगर हम बात करें तो जय ये जय की पूरी लाइन तालु है। च छ जय, जीव आपकी तालु को टच करती है जय। और ये जो ञ है ये नाक से बोला जाता है। तो इसका उच्चारण स्थल हो जाएगा दोस्तों तालु नासिक के। क्या है? तालु नासिक के। श बोलो आप स, मैंने बोला था ना स से शालू, तो ये श है। श यानी कि श से शालू, तय से तालु, श और र मूर्धा, ये रहा र। तो ये हो गया तालु मूर्धा। अब प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, अभी तो मैं यहां तक यही समझा रहा हूं। तो आपको कोई प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा उच्चारण स्थल है जिनका प्रयोग संयुक्त वर्ण में नहीं किया जाता दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? ओष्ठ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ओष्ठ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। एक प्रश्न। और सर्वाधिक कौन सा यूज हो रहा है ये भी देख लो आप। इसमें मूर्धा, इसमें मूर्धा, इसमें मूर्धा, तो मूर्धा है ज्यादातर। ये BSTC 2017 में पूछा गया है ये वाला कि ये बना कैसे है। देखो अगर मान लो वो ये पूछता है गे, तो आपको बताना है आधा जय और पूरा ञ पांचवा। लेकिन अगर वो मान लो आपसे ये गे पूछता है आधा, ये आधा पूछता है, तो इसका मतलब इसमें जय भी आधा है और इसमें जो ये जुड़ रहा है ये भी आधा है दोस्तों। अगर इसको हटा दें तो ये पूरा हो जाएगा, अगर इसे लगा दें तो ये दोनों आधे हो जाएंगे। फर्स्ट बात, मान लीजिए उसने जय में ये रे जोड़ दिया जी, तो ये देखो जय ञ और री, क्योंकि इसमें री आता है ये है। तो जो स्वर लग रहा है इसमें पहले इसमें ए की आवाज थी, ञ में तो ए आ गया। अगर मैं इसको भी अलग करूं तो इसमें से ए निकाल सकता हूं, इस ञ में से भी निकालू तो ए, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरा हो जाएगा जय। स्वर बाहर आ गया तो इसमें देखो अगर ये वाला होता है दोस्तों, कौन सा वाला? ये वाला, तो इसका पैटर्न होगा ये। तो ये ध्यान रखना कि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बने किस किस से हैं, ताकि आप इसकी परिभाषा को, इसके औचित्य को समझ सको। तो ये तो हो गए क्या? इनके उच्चारण स्थल।
बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी शब्दकोश का लास्ट वर्ण क्या होता है दोस्तों, है। यानी कि है के बाद शुरुआत होती है अंग से, पहले अंग वाला नाम आएगा, अंगद आएगा, फिर एह वाला, फिर अजय, अमर, आम, इमली, ये नाम आते हैं। फिर लास्ट में आता है से, जैसे हरिओम हो गया, हंता हो गया, जो भी वर्ड है पे आते हैं वो खत्म होते हैं। है के बाद हिंदी डिक्शनरी में कोई नाम नहीं होता है। किंतु मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर है के बाद कोई नाम नहीं होता है तो फिर ये वाले नाम कहाँ जाएंगे, क्षय वाले, त्रय वाले, ज्ञ वाले, इनका भी तो नाम मान लीजिए ज्ञानी जैल सिंह आ गया, हमारे राष्ट्रपति रहे, तो ज्ञानी जैल सिंह आ जाए तो कहाँ जाएगा। तो सीधी सी बात है, देखो पहले क्षय का शब्दकोश में आप अगर आप ढूंढोगे तो ये आपको क के बाद मिलेगा और ख से पहले। यानी कि किसी का नाम क्षमा है तो क वाले जितने भी नाम है, क, का, की, कू, जैसे किरण है, कुलदीप है, ये क के जितने भी नाम होंगे वो सारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद नाम किसका आएगा, क्षय का, उसके बाद ख का। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि त्रय का नाम कहाँ मिलेगा, तो आप देखिए तय के बाद, और तय का अगला कौन सा है, तय थे, तय से पहले। पेपर वाला आपको बेवकूफ बनाने के लिए पूछ सकता है कि त्रय का स्थान है तय के बाद, रह से पहले। नहीं दोस्तों, इनसे तो ये बने हैं। रही बात शब्दकोश के स्थान की, तो शब्दकोश में कहाँ मिलते हैं, तय के बाद लेकिन थे से पहले। अगर आपको ये वाला पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, पहली बात तो हम समझ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो इस वर्ण विचार के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शब्दकोश का ही होगा दोस्तों, तो उसको भी देख लेंगे अच्छी तरह से। फिलहाल इधर आते हैं, अब बात करते हैं जय की। तो ये है गे, तो ये आ रहा है जय के बाद लेकिन जय झंडे से, जय के बाद, जय के पूरे नाम खत्म हो जाएंगे, फिर जय के पहले। ऐसे ही श्रेय, तालु शय के बाद और मूर्धा शय से पहले आपको ये वाले नाम मिलेंगे दोस्तों। तो ये तो है इनके बारे में पूरी चर्चा। फिर से सुन लो, संयुक्त वर्ण दो वर्णों का मेल संयुक्त वर्ण कहलाता है, पहली बात। फिर आधा क और शय षटकोण जिनसे बने हैं वो ये है, प्लस से पहले जितने भी हैं वो आधे हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्षय बनेगा, ठीक है। अब क कहाँ से बोलता है, कंठ से, सबको पता है। शय षटकोण थोड़ा दिमाग लगाना है, मूसा मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मूसा तो मूर्धन्य शय, तो ये वाला जो शय आएगा वो मूर्धन्य वाला आएगा, कंठ मूर्धा। तय बोल के देखो जीभ दांत कटेगी, तय, और री ऋषि हो चाहे रे ऋषि हो, ये मूर्खों के पास होते हैं मूर्धा। तो ये हो गया त्रय, दंत मूर्धा। जय तालु और ये नासिक के, तो तालु नासिक के। शय तालु और रे मूर्धा, तो तालु मूर्धा। पेपर में रीड से रिलेटेड ज्यादातर ये आता है, और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ के लिए तो सारा स्टैंडर्ड है। रही बात शब्दकोश के स्थान की, तो मेरे मित्रों शब्दकोश में इनका स्थान ये है, क के बाद लेकिन ख से पहले आएगा क्षय, तय के बाद लेकिन थ से पहले आएगा त्रय, जय के बाद और यहाँ से पहले आएगा जय। अच्छा जी, इसके बारे में हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्य की। मैं पहले ही लिख करके इसलिए तैयार रख रखा है क्योंकि YouTube क्लास पर आपका समय बचना चाहिए। रही बात ये लिखने की, लिखाने की, तो मैंने पहले ही बोला है कमेंट्स बॉक्स पे अपने नंबर भेजिए और PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर भेजिए, फिर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके अन्य तथ्य की दोस्तों। तो अन्य तथ्य क्या है, सुनो, ये क्षय, ये त्रय, ये ज्ञ, यही तो संयुक्त वर्ण है। अन्य तथ्य ये है कि ये वर्ण जिस भी शब्द में आ जाए वो 100% क्या होंगे दोस्तों, तत्सम होंगे। चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे एंड में आए। जैसे मान लो इससे रिलेटेड मैंने एक वर्ड दिया, क्षीर बोल दिया, तो ये तत्सम है दोस्तों। जैसे मैंने ज्ञ से त्रेसा, त्रेता लिख दिया, या फिर ज्ञ से ज्ञान लिख दिया, या फिर श्रेय से श्रृंगार। देखिए दोस्तों, श्रृंगार में ये ध्यान रखना, या तो री लगा लो या रे लगा लो, और या नहीं री ही लगेगा, रे, ये दोनों आ जाते हैं वो गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना श्रृंगार में ये री आता है, ठीक है, श्रृंगार। तो ये वर्ण जिस भी शब्द में आ जाए दोस्तों निस्संदेह 101% तत्सम होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक बार एक दो वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको दिक्कत करेंगे। जैसे मान लीजिए कौन कौन से गलत होंगे, एक तो मान लीजिए श्राप आ गया, ये तत्सम नहीं है। तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम का मतलब बहुत ही प्राचीन काल के संस्कृत के शब्द। जैसे आप भगवान श्री कृष्ण और राम के जब धारावाहिक देखते हो, श्री कृष्ण या रामायण, उसमें कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे ऋषि मुनि, हे महात्म्य, महात्म्य, ऐसे वर्डों का यूज किया जाता है जो हमारे संस्कृत में आते हैं।
अब उस समय ये नहीं बोलते थे मैं आपको श्राप देता हूँ, उस समय बोलते थे संस्कृत में जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ। क्योंकि अगर उस समय क्षीर बोलते थे, आज हम उसे क्या बोलते हैं, खीर बोलते हैं। उस समय त्रेता बोलते थे, अब हम अपन तेता बोलते हैं। उस समय ज्ञान बोलते थे, अब लिखते ऐसे ज्ञान है। उस समय श्रृंगार बोलते थे, अब लिखते हैं सिंगार, सिंगार अधूरा रहता है। तो दोस्तों ये जो संस्कृत के बिगड़ जाते हैं तो ये कहलाते हैं क्या, तद्भव। ये निश्चित है दोस्तों, संस्कृत के वर्ड जब अपना रूप बिगाड़ लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो ये तो निश्चित है कि ये वर्ण आधे अधूरे पूरे कैसे भी आए, शुरू में बीच में लास्ट में, तो निश्चित है वो तत्सम होंगे। जैसे मैंने बताया क्षीर त्रेता ज्ञान और श्रृंगार, अगर ये बिगड़ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, इनके बिगड़े हुए रूप कहलाते हैं तद्भव। क्षीर का खीर, त्रेता का तेता, ज्ञान का ज्ञान, श्रृंगार का सिंगार। अपन आजकल ऐसे वर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं चाहे जबान खराब मत हो, चाहे शब्द बिगड़ जाए। लेकिन दोस्तों एक अपवाद भी ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूं कि पहले बोलते थे शाप और अब उल्टा हो गया श्राप। तो ये क्या है दोस्तों, ये तद्भव है ये वाला। अब हम क्या चाहते हैं पेपर में, हे ईश्वर किसी भी कंपटीशन में अगर आए तत्सम तद्भव का सवाल तो ये आ जाए कि श्राप किस प्रकार का शब्द है। श्राप दिख रहा है ना आपको, श्राप किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, तो श्राप है तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये है संयुक्त वर्ण। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ रहे हैं विकसित वर्ण। और आपको ये बता दो दोस्तों कि विकसित वर्ण क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स बॉक्स में अपने नंबर दीजिएगा। हाँ तो हमने संयुक्त वर्ण पढ़ लिए, अब स्टार्ट करते हैं कौन से दोस्तों, विकसित वर्ण। तो देखो दोस्तों विकसित वर्ण किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा टे ठे डे, टे ठे डे, ये डे है, टे ठे डे। तो इस डे को सेलेक्ट करके अगर मैं इसमें आधा रे जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा ऋडे। तो निश्चित है टे वर्ग के तीसरे में यदि रे मिला दिया जाए तो विकसित वर्ण बनेगा। टे वर्ग के तीसरे में यदि रे मिला दिया जाए तो कौन सा बनेगा दोस्तों, विकसित वर्ण। अब सीधी सी बात है, किताबों ने तो परिभाषा दे रखी है कि वे वर्ण जिनका विकास हुआ है, तो ये विकास हुए हैं। बाद में पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। अब पहले तो ऐसे थे, ये रेट है का तीसरा, अब हो गए बिंदी लग गए। पहले ऐसा था अब ये ऐसा हो गया, विकसित वर्ण हो गए। तो सीधी सी बात है, परिभाषा है कि वे वर्ण जो विकास करके बनाए गए विकसित वर्ण कहलाते हैं। ऐसे बोलो चाहे टे वर्ग के तीसरे में रे मिला दिया जाए तो विकसित वर्ण का निर्माण होता है। दो परिभाषाएं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कै खे गे घे ने ये रहा, टे ठे डे और ये हो गया विकसित वर्ण। ये तीनों ये हो गए विकसित वर्ण, ये तीनों पूरे हैं। तो मैं इसको तो ले जाता हूँ यहाँ पर, ये हो गया पूरा कै का पांचवा लेकिन पूरा, ये इधर ले गया टे का तीसरा लेकिन पूरा, ये रहा। और ये है विकसित वर्ण, ये रहा विकसित वर्ण पूरा। अब दोस्तों मैं इनके नीचे आधा लगा देता हूँ, तो ये हो गया कै का पांचवा लेकिन आधा, क्योंकि अपन ने आधा लगा दिया। इसको यहाँ ले जाता हूँ, टे का तीसरा लेकिन आधा, ये आधा हो गया। ये विकसित वर्ण है लेकिन आधा। अब आप ये बताओ, जब ये पूरा था, ये पूरा था, ये वाला ये पूरा था जब, तो इसमें आधा रहता और पूरा डे था। लेकिन अगर मैं इसे आधा कर दूंगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आधा ही रे होगा, आधा ही डे होगा, तो ये बन जाएगा ऋडे। तो पहचानो, ये तो है कै का पांचवा, ये है टे का तीसरा और ये है दोस्तों विकसित वर्ण। मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक जैसे ये 6 हो जाएंगे, आधे पूरे आधे पूरे। तो आपको ये समझना होगा कि ये इनकी शक्ल कैसी कैसी है। तो ये तो है टे का तीसरा और अगर रे जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा ऋडे, विकसित विकास करके बनाए गए। परिभाषा फिर से सुन लो, वे वर्ण जो विकास करके बनाए गए हैं विकसित वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है, जिनसे बने आधे रे और डे से बना तो ऋडे बना, ठीक है। और आधे रे में ढे मिला दिया तो ये बन गया ऋडे। उच्चारण स्थल की अगर हम बात करें, ये सॉरी ये है उच्चारण स्थल, उच्चारण स्थल, उच्चारण स्थल। और ये है शब्दकोश में स्थान, शब्दकोश में स्थान। क्यों लिखवाया, क्योंकि थोड़ा सा पहला लिखने से आपको समय बचत होता है। उच्चारण स्थल की अगर हम बात करें तो रे और डे, रे कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से रे,
आपकी जीभ दांत के ऊपर यहाँ कुछ दाने दाने हैं, उसे मूर्धा बोलते हैं, उसको टच करेगी। तो ये टैक उच्चारण स्थल की बात करते हैं, ये मूर्धा हो गया, रे मूर्धा, ढे भी मूर्धा। अगर टे ठे डे मूर्धा है तो ये तो कर मत देना कि मूर्धा मूर्धा, या फिर ये भी मत कर देना मूर्धा स्क्वायर, मैथ भी नहीं है। ये है मूर्धा, ये है मूर्धा, तो निश्चित ये क्या कहलाते हैं, मूर्धा वर्ण। और दूसरी बात, ये भी मूर्धा, ये भी मूर्धा, तो ये भी क्या कहलाए दोस्तों, मूर्धा वर्ण। शब्दकोश में अगर हम बात करें, शब्दकोश में स्थान क्या है हिंदी डिक्शनरी में, तो आप ये बताइए। कुछ अन्य तथ्य भी समझ लेंगे इस बात से, अन्य तथ्य। मैं आपके एक वर्ड लिख रहा हूं, डे में रू, डमरू। अगर मैं ये लिख देता हूं ये, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या वैसे बोलूंगा, क्योंकि रे से शुरू हो रहा है, रडमरू। ये तो डे में रू डमरू, और ये क्या रडमरू, नहीं दोस्तों। हिंदी में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसमें शुरुआत में आ जाए। ऐसे तो मैं डालचंद लिखूंगा और मैंने स्टार्टिंग में बिंदी लगा दी, तो ये तो रडालचंद हो गया, जो कि गलत होगा। तो ये निश्चित है दोस्तों कि हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें ये शुरू में आते हैं। मान लीजिए मुझे ये लिखना है डम, तो मैं ये नहीं कह सकता रडम 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 रडम। हिंदी का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो इनसे शुरू होते हैं। अब सीधी सी बात है दोस्तों, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। अब सीधी सी बात ये है कि मान लो अगर मुझे दीपक शब्द को डिक्शनरी में ढूंढना है हिंदी शब्दकोश में, तो मैं दे वाली लाइन में तो जाऊंगा, दे नहीं है, दे दा 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 पे नहीं आएगा, दामन नहीं है, फिर दीपक दी पे आएगा, छोटे दी के बाद बड़ी दी पर आएगा। दीपक को ढूंढना है तो दे में मिलूंगा, अगर कर्ण को ढूंढना है तो वो कै में मिलेगा। लेकिन इनसे तो कोई शब्द शुरू ही नहीं होता, इसलिए गौर से देखा जाए तो इनका शब्दकोश में स्थान दोस्तों नहीं होता, क्योंकि इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। इनका शब्दकोश में कोई स्थान नहीं होता क्योंकि इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट बात। लेकिन आगे एक बात को आपको समझना होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, कंपटीशन पेपर बना देते हैं, तो उनकी नज़र में जैसे मैंने बताया था ना, क्षय कहाँ मिलता है, कै के बाद खे से पहले, क्योंकि वो कैसे बना है। इसी प्रकार ये किससे बना है, रे से बना है, इसलिए रे के बाद ये रे ले, तो ले के पहले। कुछ लोग कहते हैं शब्दकोश में इनका स्थान रे के बाद ले से पहले है, अगर आ जाए तो रे के बाद ले से पहले, नहीं तो हमें सीधा सीधा पता है कि रियलिटी में तो इनका शब्दकोश में स्थान नहीं होता। अच्छा, आपसे बात पूछता हूँ, इनका शब्दकोश में स्थान नहीं होता, क्योंकि इनसे कोई शब्द शुरू ही नहीं होता, ये निश्चित है दोस्तों, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये रहा। यदि होता तो रेल बन जाती। इस लाइन को टिक से समझना, रेल बन जाती। अपनी रेल बन जाती, कैसे बन जाती, क्योंकि रे के और ले के बीच में आ जाते, रे के और ले के बीच में आ जाते। तो आप इस बात को समझ रहे दोस्तों। अच्छा, और बात समझिए, जिनसे बने रे और डे से बना रेडे, उच्चारण स्थल मूर्धा, शब्दकोश में स्थान। अब बात करते हैं हम इसके अन्य नाम की, कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी रीट सेकंड ग्रेड नेट जेआरएफ के लिए। देखो दोस्तों, पहली बात, शुरुआती नाम तो हमको पता ही है, विकसित वर्ण, वे वर्ण जो विकास करके बनाए गए, ये सबको पता है, विकसित वर्ण। इनका एक नाम और है उत्क्षिप्त। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो जब आप इसे रेडा बोलोगे, रेडा, तो जीभ एक बार तो उठेगी फिर नीचे गिरेगी। उत माने उठाना, क्षिप्त माने पटकना, उत्क्षिप्त, रेडा, तो ऐसा लग रहा है जीभ उठा रहा है, पटक रहे। जीभ को उठाकर पटकने के कारण इनको कहा गया है उत्क्षिप्त वर्ण। एक बार फिर से बोलिए, रेडा। ऐसे नहीं लगता जैसे कोई भगा रहा है, रेडा। और भगाने को बोलते हैं ताड़ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, ताड़ना। इसलिए इनको बोलते हैं ताड़न जात वर्ण। क्या बोलते हैं इनको, ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। अच्छा, इनका यूज दोस्तों बहुत ही कम होता है।
शब्दकोश में तो होता ही नहीं, और इनसे रिलेटेड शब्द होते भी। अच्छा एक बात और बता दूं कि इनका नाम विकसित वर्ण है, तो क्या ये विकास करके बनाए गए, देश आज़ादी के बाद बनाए हैं? तो क्या ये वर्ण कभी भी संस्कृत के हो सकते हैं? संस्कृत के जिनमें ये आ जाए, जैसे रबड़ हुआ, जैसे सड़क हुआ। देखो यहीं पे लिख देता हूँ, से डे के, ये सड़क गलत है, से रड़े के सड़क ये सही है। तो ये तो निश्चित ये शब्द विकसित हैं, तो बाद के ही शब्द हैं हमारे, संस्कृत में तो आएंगे नहीं। तो ये वर्ण जिसमें भी आ जाएंगे ना, वो कभी भी क्या नहीं होंगे दोस्तों, ये वर्ण जिस भी शब्द में आ जाए, जिस भी शब्द में आए वे तत्सम नहीं होते। क्या नहीं होते दोस्तों? तत्सम नहीं हो सकते। कारण क्या है? क्योंकि ये बाद में आए हैं, क्योंकि ये वर्ण बहुत ही बाद में आए हैं। अच्छा जी, और सुनो, ताड़नजात हो गया, ये यूं लगा लो, इसका इन वर्णों का निर्माण हमने घर में ही किया है, अपन ने खुद नहीं बनाया, इसलिए इन्हें ग्रहीत वर्ण बोलते हैं, ग्रहीत वर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और सुन लो, ये बहुत ही कम यूज में आते हैं, तो ये मुख्य नहीं है, गौण है। मुख्य तो होते जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, इसलिए इन दोनों वर्णों का एक नाम और है दोस्तों, गौण वर्ण। अच्छा, एक स्पर्शीय है कि द्विस्पर्शीय? ये मूर्धा है, ये भी मूर्धा है, तो इन वर्णों को कहते हैं अपन एक स्पर्शीय वर्ण, एक स्पर्शीय वर्ण। दो देखा दोस्तों, ये विकसित वर्ण बहुत ही काम आते हैं पेपर में। ज़्यादातर तो हमको ये दो नाम देखने को मिलेंगे, बाकी इनसे रिलेटेड। लेकिन मैं चाहता हूँ कंपटीशन प्रश्न आए कि शब्दकोश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा। अच्छा, आपको एक प्रश्न देता हूँ कि शब्दकोश में, सॉरी, इनमें से किस वर्ण में विकसित वर्ण का प्रयोग हुआ है? एक मैं दे देता हूँ, पंडित। ठीक है दोस्तों, मैं एक यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ। एक हो गया पंडित, दूसरा हो गया शंकर, पंडित हो गया, शंकर हो गया, और तीसरा हो गया दोस्तों डमरू, चौथा हो गया रेबेड़। तो साफ दिख रहा है, इसके नीचे बिंदी लग रही है, तो ये रबड़ है। और मैंने पहले कहा था कि ये शुरू में आते हैं, शुरू में नहीं आते, बीच में और लास्ट में आते हैं। कई टीचर ऐसे लिखाते हैं कि आधे वर्ण से पहले, ये पंडित में आधा आ रहा है अण, तो आधे वर्ण के बाद कभी भी विकसित वर्ण का प्रयोग नहीं आता है। ऐसे भी समझ लेते हैं, जैसे मान लो मैंने अड्डा लिखा, अड्डा, आधे वर्ण के बाद कभी भी विकसित वर्ण नहीं आएगा, वो सबको पता है, वो तो लिखने से ही पता लग जाएगा। और देखो शंकर, शंकर में ये आ रहा है ना, ये क्या का पांचवा है, सबको पता है। इसलिए रबड़ में, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों, मैं आपको एक साथ दूंगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, टेक्निकल का ज़माना है। तो ये है दोस्तों विकसित वर्ण। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अ योग वहा वर्ण के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था संयुक्त वर्ण, और अब चल रहा है हमारा अ योग वहा वर्ण। मैं इसको क्लियर समझा रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी आवश्यकता पड़ी तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक होगा शब्दकोश, उसमें भी इसका अध्ययन कराएंगे। तो तनिक ध्यान से सुनो भाई, अ योग वहा का पूरा नाम क्या है? ये जो मैंने लिखा है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपका समय बचे थोड़ा सा, हर एक मिनट की कीमती होती है यूट्यूब पर। तो अ का मतलब यहाँ पर होता है नहीं, अयोग वहा, इसका पूरा नाम है अ योग वहा। अ माने नहीं, और योग का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, और जो ये वहा आ रहा है वहा, इसका मतलब होता है दोस्तों साथ। तो पूरा जोड़ो, नहीं जोड़ना साथ, यानी कि अंग और अह, ये जो वर्ण है अंग और अह, ये जो वर्ण है इसे विद्वानों ने कहा है अ योग वहा, यानी कि नहीं जोड़ना साथ। अर्थात वे वर्ण जो ना स्वर में जोड़े जाते हैं और ना ही व्यंजनों में जोड़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अ योग वहा वर्ण। क्यों नहीं जोड़े जाते? अलग अलग कारण हैं, दो कारण बता देता हूँ जो अच्छा लगे, लेकिन है ये आयु भाई। नंबर एक, अंग, इसको बोलते हैं अपन अंग। तो दोस्तों अ जो ये है, ये दिखने में लग रहा है स्वर, ऊपर की बिंदी अंग, ये कैसे लग रहा है? व्यंजन। अब आप ही बताइए दोस्तों,
जो ना स्त्री है ना पुरुष है वो तो किन्नर है, उसे ना तो हम स्त्री में जोड़ते हैं ना ही पुरुष में। सेम उसी प्रकार अंग, ये दिखने में स्वर है, बोलने में व्यंजन है, तो ये भी किन्नर की तरह ही है। तो नहीं जोड़ना साथ, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये खुद ही बोल रहा है नहीं जोड़ना साथ। कुछ विद्वानों ने इसका नाम अयोग्यवाह की जगह अयोग्यवाह कर रखा है। तो अयोग्यवाह गलत है कि उसका मतलब है योग्य नहीं है, ये तो गलत है। योग्य तो इतने हैं कि इनका स्थान ही शब्दकोश में नंबर 1 है। हिंदी का कोई भी नाम आता है जैसे अमर और अंगद आ जाए तो पहले कोश का कौन का नाम आएगा, ये, क्योंकि इनसे शब्दकोश का प्रारंभ होता है। तो क्या ये योग्य नहीं है? योग्य तो पूरे हैं दोस्तों, लेकिन बात यहाँ पर है अयोग्य की। तो अयोग्य नहीं, इनका नाम है अयोग्यवाह, नहीं जोड़ना साथ। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अंग और अह भी ऐसे ही है, ये दिखने में स्वर है और जो ये अह है आ रहा है दोस्तों, ये क्या हो गया, व्यंजन। तो ये क्या कह रहा है कि इनको ना तो आप स्वर में ही जोड़ो ना ही व्यंजन में जोड़ो, इसलिए ये वर्ण है अंग और अह। नाम क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। उच्चारण स्थल की बात करें तो अंग का नाम अनुस्वार है, बोला जाता नासिक्य से, नासिक्य। और अह ये है विसर्ग, और कंठ और काकल है का कंठ भी जोड़ पड़ता है। तो इसे बोलते क्या है दोस्तों, कंठ कह दो या काकल कह दो। जिस प्रकार अपना है आया था ना, वो भी कंठ और काकल था, ऐसे विसर्ग है, ये भी क्या है, कंठ और काकल है दोस्तों। फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वे वर्ण जो ना स्वर में जोड़े जाता है ना ही व्यंजन में जोड़ता है, अयोग्य वर्ण गलत है। अब बात करते हैं इनके विशेष तथ्य की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, विशेष तथ्य की। तो विशेष तथ्य कहते हैं कि ध्यान से सुनना। विशेष तथ्य दोस्तों ये है कि ये वर्ण जिनमें भी आ जाए, ये वर्ण जिस शब्द में आ जाए, जिस शब्द में हो, तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। ये आ जाए अह, जैसे प्रातः लिख दिया, अतः लिख दिया, मन है लिख दिया, कोई भी जिसमें विसर्ग लग रहा है तो क्या वो तत्सम नहीं होंगे दोस्तों, 101% होंगे। अंचल है, अंगद है, पंत है, ये बिंदी आ गया, पंत में अंत आ रहा है, ए आ रहा है, पंत, दंत। हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी फिर तो अंकल में भी आ रहा है। तो ये उस पेपर में आई हुई लाइन है, हम पेपर की वजह से बोल सकते हैं कि ये वर्ण जिसमें आ जाए वो तत्सम होते हैं, लेकिन अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो ये अंकल है, ये तत्सम थोड़ी है। कुछ तो आप बातें समझ जाया करो कि सर ये पेपर की में आई हुई लाइन है, निम्न में से कौन सा अयोग्यवाह से संबंधित नहीं है, तो उस समय इसे संबंधित माना गया था। और अगर लॉजिकली देखें तो ये तत्सम ही होते हैं। अंग और अह ये वर्ण जिसमें आ जाए वो तत्सम होते हैं। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसको इग्नोर करो कुछ वर्डों को छोड़ करके। तो ये ध्यान रखना, वर्ण, नाम, विशेष तथ्य में ये वर्ण जिसमें हो जाए वो कैसे होते हैं दोस्तों, तत्सम होते हैं। और हिंदी शब्द कोश का प्रारंभ, हिंदी शब्दकोश का प्रारंभ अयोग्यवाह के किससे होता है, अयोग्यवाह के अनुस्वार, आपको पता है कौन सा है अनुस्वार, ये रहा, से होता है, अनुस्वार से होता है। अब एक बात और दोस्तों, सी टाइप में थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि एक तो होता है अंग, एक होता है अह, और एक होता है एक अंग और एक चंद्रबिंदु और एक अह। तो आप इस बात को, इसके बाद नंबर आता है का, तो देखो अंग, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अनुस्वार से। और इसके ऊपर चांद लग रहा है, इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुनासिक। ये सभी को पता है ये क्या है, विसर्ग। और जिस पे ना तो बिंदी है ना चंद्र बिंदी है, इसे बोलते हैं अन माने नहीं, कुछ भी नहीं, अन नु नासिक। ये इसका एक नाम और है, निर नु नासिक। देखो दोस्तों, इसको तो हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ये तो स्वर में, ये तो स्वर में आता है। पर ये तीन वर्ण, अगर आपसे पूछे कि अयोग्यवाह वर्ण कितने हैं, अयोग्यवाह वर्ण कितने हैं जिन्हें नहीं जोड़ा जाता ना तो स्वर में ना व्यंजन में, तो दोस्तों सुनना कि हमारे देवनागरी लिपि में, हमारी वर्णमाला में, हमारे शब्दकोश में यही है, ये नहीं है। इसलिए अयोग्यवाह वर्ण पूछे जाए किसी भी दृष्टि से, हिंदी में पूछे, देवनागरी में पूछे, वर्णमाला में पूछे, तो आपको जवाब देना होगा 2। क्या जवाब देना होगा दोस्तों,
दो अंग और अह। किंतु अगर वो सीधा सीधा पूछे, कोई ना पूछे हिंदी देवनागरी वर्णमाला कुछ ना पूछे, सीधा पूछे अयोगवाह वर्ण, तो आपको जवाब देना होगा 3, क्योंकि हम इसको भी अयोगवाह मानते हैं। सुनो, देवनागरी लिपि में अयोगवाह वर्ण कितने हैं? 2 अंग अह। सीधा पूछे अयोगवाह वर्ण होते हैं 3। एस्टेट का आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। तो तीसरा कौन सा है? ये चंद्र बिंदु है। तो दोस्तों रही बात ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को समझाने की, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसमें शब्दकोश का जो टॉपिक स्टार्ट होगा उस वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे अब 52 वर्ड समाप्त